इसको इसको देखना भाई, इसको बढ़ाना थोड़ा। आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। अब ठीक है। आप सबको एक बार बहुत बहुत आप सबका स्वागत दोबारा से, बहुत नमस्कार। आप लोग सब ने समय निकाला, आज हमारे साथ शामिल हो पाए। आप लोगों की आज्ञा हो तो अविलंब शुरू करें। किसी की आवाज आ नहीं रही मेरे को। सब लोगों ने अनम्यूट कर शुरू कर कीजिए। नहीं ये सबको अनम्यूट कर देते हैं, इसलिए किसी की आवाज आप तक नहीं आई। मैंने अपने आप को किया, अनम्यूट किया, इसलिए आपको तक आवाज आई। नमस्कार दीपेंद्र जी। नमस्कार दीपेंद्र जी, कर दो शुरू होगा। नमस्कार नमस्कार दीपेंद्र जी, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और एक बड़ा मुश्किल समय में से हम लोग निकले हैं, देश निकला है। और मुझे पता है, मैं निजी रूप से आप में से बहुतों से इस दौरान टच में भी रहा। बहुत लोगों ने स्वयं बहुत लोग खुद ही इसमें से निकले हैं या उनके परिवार इसमें से कोई ना कोई ग्रस्त था, कोई जानकार ग्रस्त था। तो अब हम आशा करते हैं कि स्थिति सबके परिवार की जानकारियों में जो भी लोग थे ग्रस्त, वो सब स्वस्थ हो गए होंगे या स्वस्थ होने की तरफ बढ़े होंगे। मैं शुरुआत में श्रद्धांजलि देके शुरुआत करना चाहता हूं आज की प्रेस वार्ता की। जो सभी कोरोना काल में, दूसरी लहर में पूरे देश में जिन बहुत से हमारे नागरिकों की मृत्यु हुई, उनके सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे, देश को शक्ति दे, देश इसमें से आगे निकले। साथ ही उन किसान परिवारों के प्रति भी श्रद्धांजलि मैं व्यक्त करता हूं जिनकी एक लंबे 6 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी बहुत से किसानों की अलग अलग आंकड़े हैं, मगर 400 से ज़्यादा जो किसान जो है उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। उनकी जो है इन धरनों पे, उनकी जानें इन धरनों पे गई हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। 2-3 इशू मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लंबे समय के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप समझ सकते हैं कि आपसे मैं लंबे समय के बाद, क्योंकि ये समय नहीं था, मैं नहीं समझता था कि जब ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो उस समय कोई राजनीति का समय था। हम सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय था, अपना इंसानी फ़र्ज़ निभाने का समय था। और इसीलिए उस समय मैंने कोई ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान नहीं करी, या कोई ऐसा कोई प्रेस स्टेटमेंट भी इस दौरान आपने देखा होगा मेरी कोई ऐसी नहीं आई जिसमें केवल आरोप प्रत्यारोप की बात हो। कुछ सुझाव की प्रेस स्टेटमेंट्स मैंने ज़रूर दी हैं, मगर तो इसी एक लंबे समय के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। इसमें 4 विषय हैं। पहला तो जो नीति आयोग के भी आंकड़े हैं उससे मैं शुरुआत करूंगा। नीति आयोग ने जो अपनी एसडीजी की रिपोर्ट सारे प्रदेशों की प्रकाशित करी है, वो एक हरियाणा की इस गंभीर परिस्थिति में पहुंचा दिया गया है मौजूदा सरकार द्वारा, उसको नीति आयोग ने दर्शाया है। तो उस पर 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। उसके बाद ये जो दूसरी लहर रही कोरोना की, इसको लेकर सरकार ने कैसे हैंडल किया, और एक एक कमेंट में जो प्रदेश में मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट की भयावह परिस्थिति है और कल एमएसपी के जो एमएसपी घोषणा हुई है उन पे भी एक एक कमेंट करूंगा, फिर आप सबके प्रश्न लेंगे। सबसे पहले तो अब नीति आयोग पे आए। नीति आयोग ने जो 17 मानक एसडीजी के, उन पे हर प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रही, उस पे अपना रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार ने प्रकाशित किया। और भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रकाशित करने के बाद इन आंकड़ों को हरियाणा सरकार के झूठे
दावों की पोल खोलने का काम भारत सरकार ने किया, नीति आयोग ने किया और कुछ सच्चाई सामने रखी। आज के सारे अखबारों में, क्योंकि हमारे अखबार हरियाणा पंजाब के कई अखबार कंबाइंड भी हैं, चंडीगढ़ में सारे कंबाइंड छपते हैं, तो आपने देखा होगा पंजाब सरकार ने बड़ी बड़ी ऐड प्रकाशित की हुई हैं कि शिक्षा में नीति आयोग ने नंबर 1 पे पंजाब को रखा है, 2-3 और मानकों में नंबर 1 को पंजाब को रखा। तो मैं सोच रहा था कि हरियाणा सरकार अगर कोई ऐड प्रकाशित करे, हालांकि उन्होंने करी है, अपनी तरफ से घुमाने की कोशिश करी है, तो कौन सी 3 ऐसी चीज हैं या 2 ऐसी चीज हैं जिसमें हरियाणा टॉप पे आया है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा का ओवरऑल, हरियाणा 14 नंबर पे पहुंच गया, 14वें स्थान पे पहुंच गया। नंबर 1 हरियाणा बोलते थे, बहुत से मापदंडों के अनुसार ये प्रदेश 2014 तक देश में जो सबसे आगे के प्रदेश थे उनमें गिनती थी। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इनमें हरियाणा देश में नंबर 1 पे आ रहा था। कृषि उत्पादकता, खेल खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, बहुत से ऐसे आंकड़े थे, हरियाणा की गिनती देश में नंबर 1 पे थी। अब क्या है, किन चीजों में नंबर 1 पे है, यानी टॉप 3 में हरियाणा टॉप 3 में 3 चीजों में नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी में, अच्छा ये हम CMI के, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, वो लगातार हर महीने के आंकड़े दे रही है और पिछले लगभग 20 महीनों से हरियाणा देश में नंबर 1 या नंबर 2 पे रहता है बेरोजगारी में। और मगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि वो जो है क्योंकि वो सरकार, भारत सरकार की नहीं है CMI ही, और इसीलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करते, मगर नीति आयोग पे कर लेते, भारत सरकार पे, मोदी जी की सरकार है। उनके अनुसार बेरोजगारी में हरियाणा बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पे है। नंबर 1 बिहार, और नंबर 2 पे केरला, और नंबर 3 पे हरियाणा। केरल जो नंबर 2 पे है, मार्जिनली हरियाणा से आगे, उसमें यह बताया गया है कि केरल में जितने बेरोजगार हैं उसमें ज्यादातर, उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, वहां पे महिलाएं जॉब सीकर्स हैं। तो सही मायने में हरियाणा की तुलना बिहार से आप कर सकते हैं। तो टॉप 3 में एक तो बेरोजगारी मैंने बता दिया, बेरोजगारी में है। दूसरा, हरियाणा टॉप 3 में अपराध में। नीति आयोग ने दर्शाया कि प्रति 1000 जनसंख्या मर्डर रेट, हत्या, झारखंड के बाद हरियाणा मार्जिनली नंबर 2 पे है, नहीं तो लगभग झारखंड और हरियाणा बराबर है। 2 चीजों में हरियाणा टॉप पे आ गया, बेरोजगारी और अपराध। बेरोजगारी में बिहार के मुकाबले में बराबर, और अपराध में झारखंड के मामले में बराबर। ये वो प्रदेश है जिसका उदाहरण दिया जाता था देश में सबसे आगे कानून व्यवस्था के मामले में, की बात की तुलना की जाती हो या विकास दर की तुलना की जाती हो, देश में अग्रणी राज्यों में हरियाणा की गिनती होती थी। और ओवरऑल, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल 100 में से 67 अंक प्राप्त करके 14वें स्थान पे रहा। खास तौर पे 3 चीजों में बड़ी बुरी तरह खिसका हरियाणा, पीछे चला गया। किन चीजों में खिसका या पिछड़ा? शिक्षा, जिसमें पंजाब की ऐड आई है नंबर 1, हमने पंजाब को ओवरटेक कर लिया था। अगर आप 2014 की बात करें, जब भाजपा की सरकार हरियाणा में, तो प्लानिंग कमीशन, उस समय प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा पंजाब से शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आगे था। आज क्या स्थिति हो गई? शिक्षा में पंजाब तो नंबर 1 पे है और हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा, औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में हरियाणा पिछड़ गया। औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि, ये भी एक गंभीर है। अलग अलग हम देखें तो किस किस में हरियाणा क्या है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी की है। गरीबी के मामले में हरियाणा 12वें नंबर पे आया, और हरियाणा एक इकलौती सरकार आई है कि हरियाणा के अंदर इकलौती सरकार है देश में जिसमें गरीबी में कोई कमी नहीं आई, बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद
आर्थिक विकास दर, नीति आयोग के अनुसार आर्थिक विकास दर हरियाणा की गिर के 7.7% से 5.9% आ गई, जो देश में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। और यही जुड़ा हुआ है बेरोजगारी से। जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई, नीति आयोग के अनुसार बेरोजगारी हरियाणा की बढ़कर 9.8% हो गई, जो जिससे ज्यादा बिहार और मार्जिनली जो है केरल की। इसके अलावा जो वाटर एंड सैनिटेशन में हरियाणा 23वें नंबर पे आया है, 23वें नंबर पे। इसके अलावा जैसे मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास दर में हरियाणा 15वें नंबर पे आया देश में। अंतर, गरीब अमीर में अंतर में हरियाणा 14वें नंबर पे आया है। और जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब हम आएंगे, क्योंकि कोरोना में हेल्थ का बड़ा रोल रहा। हेल्थ में हरियाणा 13वें नंबर पे हरियाणा हेल्थ में रहा है। तो आप इस बात से, इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है हरियाणा, हम बोलते थे कि हरियाणा पटरी से उतर गया इस सरकार में, मगर सही बात तो यह है कि ये पटरी से तो हो सकता है कोई और भी पिछड़ गया हरियाणा, बाकी प्रदेश आगे चले गए, वो और भी ज्यादा सही सटीक उसका मैं समझता हूं कि कमेंट्री होगी। हरियाणा का ये 7 साल हरियाणा बेहाल, 7 साल की ये परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई हरियाणा सरकार की। और मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का कि नीति आयोग का उन्होंने रखा है, और हरियाणा सरकार को जो कुछ कहना है वो उनको अपने बताएं अपनी जवाब, क्योंकि ये उनके दिए गए आंकड़े हैं। क्योंकि मैं प्रदेश से इकलौता विपक्ष का सांसद हूं और दिल्ली से आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके बीच में मैं रखूं इन आंकड़ों को, आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों के समक्ष ये बात रखी जाए कि इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हरियाणा का ये बुरा हाल हुआ। अब हेल्थ पे आए, जैसे मैंने कहा कि भाई हेल्थ में हरियाणा 13वें नंबर पे आ गया है, पिछड़ के। और जिन राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य, ऐसे राज्य हरियाणा से आगे निकल गए हेल्थ में, जिसकी आप जो कभी पहले तुलनात्मक राज्यों में नहीं आते थे, राजस्थान, क्योंकि जो है माना जाता था कि हरियाणा आगे है, मगर ऐसे ऐसे राज्य हरियाणा से आगे निकल गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले मैं कोरोना पे बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरा, ये तो आज पहला तो मैंने नीति आयोग की बात आपके सामने रखी कि स्थिति गंभीर है, हरियाणा की सरकार को जागना पड़ेगा और सुधारनी पड़ेगी अपनी परिस्थिति। इतनी तेजी से गिरावट जो बाकी राज्यों की तुलना में हो रही है, हर क्षेत्र में जो गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कि एक राज्य हर क्षेत्र में गिरे इतने तेजी से, बाकी राज्य आगे निकले और भारत सरकार बताए और उस प्रदेश सरकार संज्ञान ना ले। अब आए हम कोरोना पे। जहां तक कोरोना की बात है, दूसरी लहर की बात है, मैंने इस पूरे दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी स्टेटमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हमारी इंसानी जिम्मेदारी थी कि हम इसमें से बाहर निकलें। सभी ने, आपने, हमने, सबने जो हो सकता था एक दूसरे की मदद में हम लोग लगे हुए थे, अपना अपना योगदान दे रहे थे। मगर कहीं ना कहीं अब जब सेकेंड वेव थोड़ी सी कम हुई है, हम इससे निकल रहे हैं, तीसरी वेव की तैयारी भी हमें करनी है। इस समय हमें प्रदेश सरकार ने कैसे हैंडल करी, उस पर भी हमें अपनी दृष्टि दौड़ानी होगी। मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार विफल रही है, वो सब जानते हैं, मगर विफल के साथ साथ असंवेदनशील और प्रदेश सरकार का असंवेदनशील अहंकारी रवैया भी रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप देखें किस तरह से लोगों ने ये समय निकाला, दवाई की किल्लत रही, रेमडेसिविर की बात हो, टोसिलिजुमैब की बात हो, अभी जो ब्लैक फंगस की इंजेक्शन है वो आज तक नहीं है, हर रोज खबरें आ रही हैं आपके अखबारों में। दवाई की कमी रही, जब जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की कमी रही, जब जरूरत पड़ी तो बेड्स की कमी रही, वेंटिलेटर्स की कमी रही प्रदेश के अंदर। और
उससे भी ज्यादा जो कमी रही वो संवेदनशीलता की कमी रही। प्रदेश सरकार ने ऐसा रवैया अपना लिया कि किसी चीज की कमी नहीं है, प्रदेश में सब कुछ ठीक है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके आप लगातार बयान देखें, उनके दौरे जो भी हुए, बीच में एक दो बार वो गए किसी किसी जिले में और कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे वो बयान सुन के बहुत दुख होता था, क्योंकि आप लोगों को भी और हमें भी हर रोज हजारों कॉल आते थे, किस तरीके से लोग इन सारी कमियों से जूझ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कमियां रही, कमियों को अस्वीकार कर दिया गया कि भाई कोई कमियां नहीं है, सब कुछ ठीक है। विपक्ष को कह दिया गया, जब चिट्ठी लिखी नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि हम ऑल पार्टी मीटिंग, ना तो ऑल पार्टी मीटिंग रखेंगे और ना ही आपकी चिट्ठी का जवाब देंगे। ऐसी असंवेदनशीलता हमने नहीं देखी कि भाई हरियाणा अकेला प्रदेश ऐसा बना जिसमें ना तो ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई और ना ही चिट्ठी का जवाब भी दिया गया। यहां तक कि आप देखें बिहार, बंगाल में जाके वहां पे मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में नेता विपक्ष को वहां पे बुलाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक स्थान है प्रजातंत्र के अंदर, मगर हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सक्षम हैं और हमें जो है ऑल पार्टी मीटिंग की या किसी नेता विपक्ष की चिट्ठी की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके बाद एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, पिछली बार जब पहली लहर थी तो सांसदों की भी बैठक बुलाई जाती थी। 3-4 बैठकों में मैं स्वयं मौजूद था। मुख्यमंत्री जी सारे सांसदों से टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछते थे और एक उस दिशा में भी एक बैठक सारे एमपीज की बुलाई जाती। इस दूसरी लहर में जब इतनी मुश्किल में चपेट में हम देश और प्रदेश आया हुआ था तो कोई सांसदों की भी बैठक नहीं बुलाई गई। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँ, क्योंकि 14 तो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली में, हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार था, उनके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, और हमें भी अधिकार था। हम भी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ अच्छे सुझाव देते, कुछ ऐसे सुझाव देते जो आपको स्वीकार होते या अस्वीकार कर देते आप। मैं मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि इसीलिए जवाब नहीं दिया चिट्ठी का, इसीलिए हरियाणा अकेला प्रदेश है जहां ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई, क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि राजनीति करेंगे विपक्षी दल। मैं कहना चाहता हूं क्या इस आधार पे संसद में भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए? क्या विधानसभाओं में भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए? जब कानून बनते हैं, जब देश के विषम विषयों पे अपने अपने विचार सांसद विधायक व्यक्त करते हैं, कोरोना के विषय पे भी जब संसद खुलेगी तब चर्चा होगी, बहस होगी, तो कुछ अच्छे सुझाव भी देगा विपक्ष। हो सकता है कुछ राजनीति की बात भी करे। क्या आप राजनीति की बात नहीं करेंगे? तो ये कहकर एक प्रजातंत्र में विपक्ष को सिरे से नकार के कहना सब कुछ ठीक है, प्रदेश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हम सच बताएं तो किसके सामने बताएं? अभी तक हम बोले नहीं। हम इसलिए नहीं बोले कि हमारा इंसानी फर्ज था, जिसको मैं भी निभा रहा था, आप भी निभा रहे थे, मगर दुर्भाग्य की बात है। अब मैं कुछ चीजें पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। क्यों हरियाणा नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बुरी तरह गिर गया, बाकी प्रदेश आगे निकल गए? उसका कारण है, पहले हमने क्यों सबसे आगे राज्यों में होते थे प्लानिंग कमीशन के अनुसार और अब सबसे पीछे के राज्यों में हो रहे हैं स्वास्थ्य में, केवल स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले 7 साल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उदाहरण देता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 136 सब हेल्थ सेंटर, 53 पीएचसी, 37 सीएचसी और 25 जनरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और बाकी जनरल हॉस्पिटल जो या तो नए बने या जैसे हिसार, झज्जर, पानीपत, जींद, पंचकुला, गुड़गांव, वहां पर
उनको नया रूप दिया गया। जैसे पंचकुला में आप जाके देखेंगे, आप लोग कुछ लोग पंचकुला से, क्योंकि आप लोग चंडीगढ़ से वो है तो पंचकुला वाले से आप वाकिफ हों, तो उनको किया गया। दूसरी ओर 2019 में एक प्रश्न पूछा गया आरटीआई के माध्यम से, 19 में, 20 में तो कुछ हुआ नहीं, कोरोना चल रहा है, कि कितने नए अस्पताल बनाए गए खट्टर सरकार में। तो आरटीआई में जवाब आया कि एक भी नहीं बनाया गया। और वो जो सूचना देने वाला अधिकारी है उसको निलंबित कर दिया गया। सूचना जो दिया जिस अधिकारी ने कि एक भी अस्पताल सरकारी नहीं बना इनकी सरकार में, उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। मैंने अपने समय के बताए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये अपने समय के बताएं। आरटीआई वाले अधिकारी को तो निलंबित कर दिया आपने, हमें नहीं कर सकते निलंबित। हम पूछेंगे, आप बताएं प्रदेश के सामने 7 साल में आपके कितने ग्रामीण अस्पताल बने, कितने शहर में अस्पताल बने। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज 39 साल 1967 से लेकर 2004 तक, हरियाणा जब से बना उससे आगे से अगले फाइनेंशियल ईयर से लेके और जब तक हुड्डा सरकार आई, एक भी कोई नया सरकारी कॉलेज हरियाणा में स्थापित नहीं किया गया। एक सरकारी कॉलेज था हरियाणा के अंदर, रोहतक मेडिकल कॉलेज। वो ज्वाइंट पंजाब में प्रताप सिंह कैरो जी ने, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी उस समय मिनिस्टर थे, रोहतक के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ज्वाइंट पंजाब में बनके तैयार हुआ था। हरियाणा जब से बना और 2004 तक एक भी सरकारी कॉलेज नया हरियाणा में स्थापित नहीं किया। सरकारें बहुत सी रही, शायद हमारी दल की भी रही हो, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, मगर उसके बाद जब हुड्डा सरकार आई तो हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज, ये वो 5 मेडिकल कॉलेज है जिन्होंने व्यापक स्तर पर लोगों की जान बचाने का काम दूसरी लहर में किया। इसमें आपके सामने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया करनाल में, तो फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। कानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, जो देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाद आजाद भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, महिला मेडिकल कॉलेज। तो नूह के अंदर शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और 5वां एम्स झज्जर के अंदर, जहां 11 संस्थान आनी थी, जिसमें एक ही संस्था बनी, 710 बेड का जो कैंसर इंस्टीट्यूट आया, मगर वहां 11 संस्थान भारत सरकार को लेके आनी थी। उस पर भी मैं एक आपके सामने वो बात रखूंगा। 5 तो बन के तैयार करा दिए हमारे समय, और 2 मंजूर थे, भिवानी का और महेंद्रगढ़ का, कुल 7 मेडिकल कॉलेज। एक भारत सरकार ने एम्स की घोषणा करी थी कि जो सारे स्टेट्स में एम्स है, एक इंडिपेंडेंट एम्स बनेगा। उसकी जगह का निर्धारण नहीं हुआ था, मगर सिद्धांतिक रूप से भाई एम्स बनेगा हरियाणा के अंदर। तो ये 5 प्रदेश के, 2 प्रदेश के ऐसे जो अभी हमारे समय मंजूरी हो गई थी मगर उनका पे काम नहीं हुआ था, और एक के सिद्धांत घोषणा। 8 कुल मेडिकल कॉलेज, जिनमें 5 बन के तैयार। इनके समय 7 साल में जो एम्स बनना था रेवाड़ी में, उसकी जगह का फाइनली नहीं हुआ, अभी तक निर्धारित नहीं की गई। जो मनेठी के अंदर एम्स बनना था रेवाड़ी में, वही अभी तक ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब तो 7 साल हो गए, साल 1.5 साल में, 2 साल में लोकसभा का चुनाव ड्यू है। कितना होगा, क्या होगा? कोरोना में जब देश को जरूरत थी, एक भी नया मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, आपने खुद के विजन से कहीं पे स्टार्ट किया हो, कोई फाउंडेशन स्टोन रखवाया हो खुद के विजन से, या ये जो आप मंजूर थे उन पे काम आपने आगे बढ़ाया हो, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, रेवाड़ी में? इसके अलावा जो इससे भी, जो मैं इसी विषय में एक प्रेस नोट में भी आपके पास वो भिजवाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो एम्स झज्जर वाला है, जो आज मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से, ये महत्वपूर्ण है देश के लिए।
देश के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी। कोरोना में आपने देखा होगा, मैं धन्यवाद करता हूं हेल्थ सेक्रेटरी भारत सरकार का। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक अस्पताल में जिसमें सबसे ज्यादा मरीज 9,500 मरीज स्वस्थ होकर वापस गए हैं, वो एम्स झज्जर है। मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने इस बात को माना। 710 बेड का कैंसर इंस्टीट्यूट था, बाकी उन्होंने बेड्स बढ़ाए, और देश में सबसे ज्यादा आधुनिक आईसीयू अगर कहीं पे है आज के दिन तो ये एम्स झज्जर में, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसकी फाउंडेशन स्टोन 2009 में अंबुमनी रामोदास ने, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और गुलाम नबी आजाद साहब 2012 में जिसके विंग को ओपीडी को के फाउंडेशन स्टोन के लिए आए, 2600 करोड़ की लागत से जो तैयार किया गया। मगर जो मैंने खाका मंजूर कराया था, जो मैं आपके बीच में जो मैं मांग रखना चाहता हूं सरकार से, इस खाके में 10 ऐसे इंस्टीट्यूट इसी परिसर में 300 एकड़ का ये परिसर झज्जर में, जो दिल्ली बॉर्डर पे है, गुड़गांव बॉर्डर पे, झज्जर बॉर्डर पे है, ये एशियाई नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर के रूप में विकसित होना था। ये बतौर सांसद, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का सांसद था, मैंने इसकी रूपरेखा प्रस्ताव लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, अंबुमनी रामोदास उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी इनिशिएटिव से इसकी मंजूरी उस समय कराई थी। कैबिनेट में इसकी मंजूरी गुलाम नबी आजाद साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकारी कैबिनेट में, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या बनना था इसमें, जो मंजूर हुआ कैबिनेट से मंजूर हुआ कैबिनेट नोट आपको दे देंगे। नेशनल कार्डियोवास्कुलर सेंटर 600 बेड का, नेशनल सेंटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ, अब तीसरी वेव में चाइल्ड की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं हर बार चंडीगढ़ आता था तो ये सवाल आपके समक्ष रखता था, मगर मैं देशवासियों के सामने फिर रखना है। नेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ 1500 बेड का, नेशनल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर 500 बेड का, जनरल पर्पस हॉस्पिटल 500 बेड का, डाइजेस्टिव डिजीज सेंटर 500 बेड का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीरियाट्रिक्स 200 बेड का, सेंटर फॉर ब्लड डिजास्टर 120 बेड का, सेंटर फॉर लेबोरेटरी मेडिसिन, इसमें बेड्स का मेंशन नहीं है, और नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारे इंस्टीट्यूट्स इसी परिसर में आने थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो हमारे समय हमने काम शुरू करवा दिया था, उसका उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें मेरे को बुलाया नहीं गया। आपको याद होगा, वो भी एक फंक्शन था जिसमें मेरे प्रवेश पे उस परिसर में प्रतिबंध लगा दिया गया था जिस दिन उद्घाटन हो रहा था। मगर मेरे को उसमें कोई नहीं, मगर ये जो बाकी इंस्टीट्यूट्स थे जो मंजूर मैंने कराए थे, बतौर सांसद मैंने मंजूर कराए थे, ये इन इंस्टीट्यूट का क्या हुआ? मैं आज पूछना चाहता हूं 7 साल के बाद कितना और संयम रखे देश। अगर आप कह रहे हैं कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में देश में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे बचाए गए, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं, जानकारी ये दे रहे हैं, तो अगर ये बाकी जो हैं ये भी अगर अब तक यहाँ पे आ जाते तो कितने लोग बचाए जा सकते थे, इस बात का आप अंदाजा लगाएं। तो इसकी मैं मांग रखना चाहता हूं कि ये सरकार स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर श्वेत पत्र भी जारी करे, और ये जो लंबित प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कहता नए मंजूर कराओ आप, मगर जो मंजूर कराए, कि मंजूर कराने में बहुत मेहनत लगी थी। भारत सरकार की कैबिनेट से मंजूर प्रोजेक्ट्स है, कोई भारत सरकार की है, ऐसे ही एम्स मनेठी की बात है, इनको कम से कम आप धरातल पे उतारें। जब देश को जरूरत थी, प्रदेश को जरूरत थी, तो आप जो है टेम्परेरी अस्पतालों के उद्घाटन में के समारोह में जा रहे थे जिनमें अगले दिन पानी भर रहा था। ये मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स थे। 7 साल में प्रदेश में क्या आया? कोई एक मेडिकल कॉलेज बना, कोई एक अस्पताल आपने बनाया, आप बताएं, केवल हेल्थ की बात। अब मैं हेल्थ से, और फिर मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट में नीति आयोग बता रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी ये जो प्रोजेक्ट था अपना एम्स बाड़सा झज्जर वाला, आप सोच सकते हैं कि लगभग 15,000 करोड़ का निवेश, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर, कितने लाखों बच्चों को इसमें रोजगार मिलता हर लेवल पे। तो आज जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है, लगातार सीएमआई बता रही है, नीति आयोग बता रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है।
कैसे जिम्मेदार है? 2-3 कारण। पहले तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स, कोई नया तो आया नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मगर हमारे बड़े मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट, जिसमें मैं 3 ही प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा आज आपके बीच में। एम्स बाड़सा मैंने बता दिया आपको विस्तृत रूप से। दूसरा, आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में आना था, जो जेवर चला गया नोएडा में। इस सरकार ने पैरवी तक नहीं करी, उसको मंजूर कराने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे, और वो कई जिलों का सेंटर था, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, हरियाणा के बीचों बीच, इस तरफ के हरियाणा के बीचों बीच। उस अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां आता, आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की वजह से आज देखिए गुड़गांव और पालम से इस तरफ की दिल्ली, कितने रोजगार, कहीं हॉस्पिटैलिटी का कोई होटल आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। क्या विजन है आपका? हमने एक विजन के तहत, चाहे स्वास्थ्य परिसर की बात हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा में लेके आने की बात हो, वो एयरपोर्ट चला गया यूपी। जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, आपके समक्ष में आया था चंडीगढ़ में, मैंने उस समय भी ये मांग उठाई थी। कितने लाखों बच्चों को रोजगार मिलता है उस पर, अगली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे हम? ये सर बड़ा गंभीर विषय। दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट, रेल कोच फैक्ट्री। कपूरथला के बाद जो दूसरी रेल कोच फैक्ट्री, जिसकी घोषणा रेल बजट में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी ने जिसकी घोषणा करी थी गोहाना के लिए, रेल बजट में घोषणा हो जाती है, बजट एलोकेट हो जाता है, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस बन जाती है। बनारस बने, हमें खुशी है, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री यहां के लिए मंजूर हुई थी। आपका क्या कमजोर नेतृत्व है? यहाँ पे आपने जमीन भी एक्वायर होने की प्रोसेस हो रही थी। वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बाद दूसरी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री लगा रही थी भारतीय रेल, वो यहाँ पे आती कितने लाखों में। 3 ही प्रोजेक्ट्स मैंने कहा, आप नए प्रोजेक्ट्स छोड़ दीजिए। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध आपके प्रदेश में। अगली पीढ़ी के लिए कुछ जवाबदेही आप करिए। ये 3 प्रोजेक्ट जो हमने मंजूर करा, हमारे समय की मंजूर है, आप नए नहीं, कम से कम इनके ऊपर आप जवाब दिए, इनको गंभीरता से लीजिए और ये कहना बंद करिए सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो रेल कोच पे ये 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपके समक्ष रखा। 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कितना नुकसान हो गया अगली पीढ़ी का इस सरकार में। आज जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है? हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र, आईएमटी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स, कुल आईएमटीज हरियाणा के अंदर आज 6 हैं। 6 में से 5 आईएमटीज पूर्णतः हुड्डा सरकार के समय स्थापित हुई। एक आईएमटी की शुरुआत पूर्ववर्ती जो सरकार थी, मानेसर की शुरुआत पहले हो गई थी। मानेसर का विस्तार हमारे समय में हुआ, मगर मानेसर के अलावा जो बाकी फरीदाबाद, सोहना, रोजका में, खरखौदा, रोहतक और बावल, ये पूर्णतः आईएमटीज इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, हुड्डा सरकार के समय स्थापित की गई। और एक 7वीं प्रस्तावित थी अंबाला में, जो उस समय किसी कारणवश सिरे नहीं चढ़ पाई। आज यही 6 आईएमटी हरियाणा के अंदर। आपने कह दिया कि जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, तो आपने देखा होगा, खबर आई थी कि मारुति और होंडा हजारों एकड़ जमीन गुजरात सरकार से वहां पे गुजरात में जा रही है। आपने देखा होगा, ये मैं पिछले 1 हफ्ते की खबर बता रहा हूं। एक आईएमटी स्थापित नहीं करी हरियाणा में। हरियाणा नीति आयोग ने दिखाया, हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्री में वो घट रही है और एग्रीकल्चर में बढ़ रही है। बाकी सारे स्टेटों के अंदर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ प्रदेश। हरियाणा में 7 साल में एक आईएमटी आपने स्थापित नहीं करी, जमीन एक्वायर आप करेंगे नहीं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की नहीं जाएगी, इंडस्ट्री आएगी नहीं। बड़े जो प्रोजेक्ट मंजूर कराए थे वो प्रोजेक्ट हरियाणा में आप लगने देंगे नहीं। और बचता सरकारी क्षेत्र, और सरकारी क्षेत्र में एक आपने भर्ती, सरकारी क्षेत्र के अंदर इतनी भर्तियां, मैं एक का जिक्र करूं, अभी पीछे प्रेस नोट में भी आया था, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इतनी भर्तियां रद्द हो गई, कर्मचारी निलंबित हो गए, ये दूसरी सरकार में ही। पहली सरकार को आप छोड़िए, पीटीआई में 1983, ड्राइंग टीचर 816, ग्रुप डी स्पोर्ट्स है जो आपने ढिंढोरा बिकता था ग्रुप डी में, उसमें स्पोर्ट्स की जो थे 1518, वो जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट, पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश। तो आज ना सरकारी क्षेत्र में आप रोजगार देने में सफल हो पाए, ना निवेश हो पाया, ना निजी क्षेत्र को आपने किसी विजन के साथ
इस प्रकार से डेवलप किया, और ना ही जो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के जो सारे मानक हैं जो नीति आयोग ने जैसे दिखाया है, उन मानकों में आपको कोई ऐसी सफलता मिली कि आपने किसी भी क्षेत्र में, पानी से लेकर शिक्षा से लेकर और स्वास्थ्य तक, किसी क्षेत्र में हरियाणा को आगे ऊपर उठाया। आप कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर नीति आयोग तो नहीं मान रहा, भारत सरकार तो नहीं मान रही, हम कैसे माने? हमें तो खैर धरातल पता ही है, मगर अब इनकी पोल खोल दी गई भारत सरकार द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण है जिसको मैं समझता हूं, जिस सच को नकारा नहीं जा सकता। आखिर में मैं एक और बात अपनी कह के, क्योंकि ये कल ही आया है, उस पर अपनी जो है ना, बाकी आपके प्रश्न लेंगे। कल एमएसपी आई है, एमएसपी की घोषणा की है, जो सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे कैबिनेट कमेटी जो होती है, सीएसीपी जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड प्रोड्यूस, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे उसकी, तो उन्होंने एमएसपी की घोषणा करी है, धान की, बाजरे की, मक्का की, कुछ फसलों की एमएसपी जो इस सीजन की। मैं उस बारे में एक बात कहना चाहता हूं आपको। अगर आप देखें, सरकार ने तो 1 मिनट में जैसे ही घोषणा होती है, मेरे ख्याल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो बाकी लोग हैं, उनका तो प्रेस रिलीज तैयार ही होती है, वो उसमें बस हर साल वो आंकड़ा बदल के स्वागत कर देते हैं कि किसान माला माल हो गया इत्यादि, वो सारी उसमें वही लैंग्वेज रहती है, वो बस वो आंकड़े बदल देते हैं, इस साल इतनी घोषणा होगी किसान माला। अब मगर इसमें इस साल एक अहम बात है एमएसपी पे, ठीक है, किसान संगठनों ने इसको रिजेक्ट किया है, हम भी रिजेक्ट करते हैं और स्पष्ट रूप से रिजेक्ट करते हैं। आप पिछले 1 साल में ही देखिए, ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो धान है उसको हमने जो है, मेरे ख्याल धान पे 72 रुपए इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, 3.9%, जबकि पिछले 1 साल में डीजल ही 39% बढ़ गया है, जो किसान को डीजल आवश्यकता होती है। तो क्या किसान की हालत, आपने किसान की आमदनी की का चुमर क्या आपने बनाने का काम किया है, वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर जो है मैं कहूँगा इस साल एक महत्वपूर्ण चीज होनी थी। 2015-16 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी लाल किले से, और फिर बीजेपी ने उसको बहुत झिंझोरा पीटा, आज तक पीट रहे हैं कि 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे। आपको याद हो, 22 तक आमदनी दुगनी, 22 तक आमदनी दुगनी। जब ये घोषणा की गई थी, तब धान का हम उदाहरण लें, क्योंकि धान की एमएसपी डिक्लेयर हुई है। धान 1470 रुपए था उस समय धान का भाव। आमदनी तो तब दुगनी होगी आपकी जब आपको भाव जो मिल रहा है वो दुगना होगा, स्वाभाविक बात है। और तब भी नहीं होगी अगर खर्चा उतना ही रहा, खर्चा नहीं बढ़ा और भाव दुगना हो गया, तो आमदनी दुगनी है। अगर खर्चा बढ़ गया और भी ज्यादा, तो फिर तो चाहे भाव भी दुगना हो जाए। मगर हम एक मान लेते हैं, चलो भाव दुगना कर दी, 1470। मैं महत्वपूर्ण इस साल का इसलिए बता रहा हूं एमएसपी घोषणा, क्योंकि ये जो सीजन है ये 2022 से पहले आखिरी सीजन है। अगला जो गेहूं आएगा वो तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आएगा, जनवरी में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता। तो अभी सरकार के पास यही मौका था अपना वायदा पूरा करने का, मगर इन्होंने कल एमएसपी घोषणा करके आमदनी दुगने करने का अपना पोल खोलने का काम किया पूर्ण रूप से। 1470 एमएसपी थी, तो अगर दुगनी करने के लिए पैडी की एमएसपी 2940 2940 2940 होनी चाहिए थी। हुई कितनी? कल की 72 रुपए बढ़ाने के बाद, 72 रुपए बढ़ाने के बाद हुई 2940 की जगह 1940। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दौरान डीजल कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई, कुल मिलाकर दुगने करने का की बजाय आमदनी आधी हो गई। इन्फ्लेशन का रेट दुगना है, आपने जितनी बढ़ाई, डीजल का रेट का जो इंक्रीज हुआ है वो दुगना है, खाद का कट्टा का भाव दुगना है, और आपको जो दुगना करना था एमएसपी वो केवल आपने 1470 से बढ़ाकर इन 6 साल के अंदर 1940 पे लेके गए, जबकि वायदा कम से कम आपको दुगनी ये करनी चाहिए थी। और हर सारी फसलों पे यही है। गेहूं अगर आपको दुगनी करनी थी आमदनी, तो गेहूं 3250 होना चाहिए था,
इस साल, मगर गेहूं कितना था 1975। तो आमदनी दुगनी की तो खैर वो तो एक जुमला था, एक इस सरकार की आदत है, बहुत सी चीजें कहती है, करती कुछ और है, मगर दुगना छोड़िए, आप उतनी छोड़ दें, क्योंकि 2015-16 में जितना मुनाफा मिल रहा था किसान को, खर्चे के अनुपात में जितनी एमएसपी थी, जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उतना ही अगर आप छोड़ देते तो हम सरकार का धन्यवाद करते कि भाई उतना ही। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, बराए मेहरबानी सरकार डीजल और पेट्रोल वही कर दे जो 2015-16 में थे, हम धन्यवाद करते हैं सरकार। हम नहीं कहते उससे कम करें, कम करने का वायदा हो सकता है, हम कह रहे हैं उतना ही कर दीजिए। तो इसी प्रकार से किसान भी वही चीज कह रहा है कि आप कम से कम उतने ही हमें, हमारा जो मुनाफा प्रतिशत है खर्चों के ऊपर जो हमें मुनाफा मिलता है वो उतना ही छोड़ दें तो हम मान जाएंगे। मगर दुगने का वायदा था और आमदनी हो गई आधी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बड़ी नाकाफी है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आई, कल ही ये रिलीज आई है इनकी, तो मैं इस बारे में अपना एक कमेंट में जरूर कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान के प्रति संवेदनशीलता दिखाए, तुरंत किसान की बात को, किसान के जो भी किसानों ने चिट्ठी लिखी थी पीछे, बातचीत के लोग तैयार हैं, तो आप किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और इसका समाधान निकालें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दोबारा धन्यवाद करता हूं और मैं राहुल पांडे जी से कहना चाहता हूं किसी के जो कोई प्रश्न है तो मॉडरेट करके कुछ प्रश्नों का हम वो करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी। अब कौन साथी जो हैं जो सवाल पूछना चाहें? विकास वासुदेव जी, भरतेश सिंह जी, हितेंद्र राव जी, और कोई साथी हो जो अंग्रेजी पत्रकारिता से हो या बाकी और भी चीजें, तो प्लीज काइंड ऑफ इसमें अंग्रेजी और हिंदी नहीं आनी चाहिए। दीपेंद्र जी, हाँ दीपेंद्र जी, कोई भी हो। हाँ जी, नमस्कार जी। रमेश कुमार जी। दीपेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। दीपेंद्र जी देखिए, दो बड़े अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला कि आपने देखा होगा कि इस समय सरसों के जो तेल की कीमत है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि सरकार महंगाई को बढ़ा रही है। उधर आपने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि गेहूं की जो कीमत है वो 3250 होनी चाहिए। अगर 3250 रुपए कीमत गेहूं की हुई तो इसी देश में आटा 50 रुपए किलो बिकेगा, और 50 रुपए किलो के आटा गरीब आदमी खा पाएगा? जो आज तेल नहीं खरीद पा रहा वो आटा कैसे खाएगा? तो ये एक विरोधाभास नहीं हुआ? आप चाहते हैं किसान को कीमत भी ज्यादा मिले, अच्छा महंगाई भी कंट्रोल, तो दोनों ही चीज कैसे संभव? नहीं, एक मेरी बात बताइए कुमार राकेश जी, जो एक सेकंड होल्ड रखना, ये फोन आ रहा है इसमें इससे कनेक्ट हो गया क्या? कंटिन्यू कीजिए जी, कंटिन्यू कीजिए दीपेंद्र जी प्लीज। दूसरा वाला फोन स्विच ऑफ करो। हाँ, अच्छा कुमार जी, आप एक बात बताएं, सरकार का क्या वायदा था? किसान की आमदनी दुगनी करने का। तो सरकार किसान की आमदनी दुगनी कैसे करेगी? हम ये कहते हैं कि आप गेहूं का मत बढ़ाइए, खर्चे आधे कर दीजिए, डीजल का भाव आधा कर दीजिए। ये वायदा कोई आपने या मैंने तो नहीं किया सरकार किसान को, सरकार ने किया। अगर आप भाव नहीं बढ़ाएंगे तो खर्चे आधे कर दीजिए, हम मान जाएंगे। खर्चे आप दुगने कर दें और भाव बढ़ाए ना। भाव तो आपने जितना इन्फ्लेशन है उतना भी नहीं बढ़ाया किसान का, तो किसान कहां जाएगा? किसान को कम से कम अपना जो है जितना उसको मुनाफा मिल रहा था, आज उतना भी मुनाफा नहीं मिल रहा। तो वायदे के सरकार की वायदे का पोल खोलना, मैं समझता हूं ये ना सिर्फ सरकार की वायदे की पोल खोलती है, सरकार की जो नीति है, सरकार ने किसान को भी मारा और आम आदमी गरीब आदमी को भी मारा। दुनिया में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस किसने की? हमने की क्या? किसकी सरकार में हुआ? इन्हीं की सरकार में। तो और हमारा तो अभी पेट्रोल को लेकर कांग्रेस पार्टी का एआईसीसी का देशव्यापी, हम पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की, पेट्रोल की, इन पे हम लोग का प्रदर्शन भी है 1-2 दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका जो प्रश्न है वो उसको केवल एक दृष्टि से नहीं देख सकते आप, आपको किसान का भी देखना है, आपको
और सरकार ने क्या वायदे किया है उसको भी देखना है, मनवीर और सैनी जी। सरकार किस तरीके से देश के गरीब और आम आदमी को मार रही है, महंगाई की मार, उस बात को भी देखना है। और इस बात का संतुलन हमारे समय बना था, वो संतुलन दोबारा से देश में बनना चाहिए। दीपेंद्र जी, मनवीर है। दूसरी एक और बात इसमें मैं कहना चाहता हूं, कुमार राकेश जी, एक और बात है, फूड सब्सिडी। आपने फूड सब्सिडी इतनी क्यों घटा रहे हैं? फूड सिक्योरिटी बिल, जिसमें हमारे समय 66% लोगों को सस्ते में अनाज, कुकिंग ऑयल और बाकी जो एसेंशियल वस्तुएं हैं वो मिलनी थी, उसको आपने कवर को कम कर दिया। शांता कुमार कमेटी कर रही है, कह रही है कि उसको हम घटा के बिल्कुल ही कम करेंगे कवरेज को, फूड जो है सब्सिडी है उसको घटाएंगे। तो सरकार उस पर राहत देना नहीं चाहती जो हम देना चाहते थे। हम किसान को अच्छा भाव दे रहे थे, तो गरीब आदमी को राहत देकर गरीब आदमी के कवच का भी काम कर रहे थे। ये हमारी नीति थी। सरकार की नीति किसान को भी मारने की है और गरीब आदमी को भी मारने की। मनवीर सैनी जी प्लीज। दीपेंद्र जी, माय इशू इज रिलेटेड मनवीर जी, टू, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है सर? मनवीर जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, अब आई। हेलो, आ रही है सर आवाज? हाँ जी, हाँ जी। Sir, my issue is related to the health infrastructure in Haryana. As you have discussed about the aims that Jharsa complex, only one institute could have come. Had you been in touch with these people, and when was the latest communication you made to central government to start all these institutes and the construction? See, I have been constantly raising this in Parliament. I Right. have been writing constantly to the health minister, Right. and also I've been raising it through all your esteemed offices in Chandigarh, because I've been holding press conferences also on this. If you remember, I had a press conference only on this, the projects earlier, because So- I feel this is very important for the future generation. We owe it to the future generation. If something has been sanctioned by Government of India for our state, So Haryana what was stops lucky, us? But Haryana is a lucky state. Haryana is a lucky state that across all the states, Haryana was chosen for this Right. particular project. That all national institutes, like National Cancer Institute, it is only one National Cancer Institute in the entire country that came up in this AIIMS Badsa Jhajjar. Ji, So sir, you are the only one who had been batting for this, and you had been following it up. What stops Congress party or you to take this as a legal remedy to approach somewhere in the court of law that this is what had been done and this has not been done? See, Manbir ji, once a project is sanctioned, Right. budget allocation remains a prerogative of the government. That is the constitutional position. Mhm. If you look at the constitution and the finance bill and the position thereof, government, it is up to the government. Government is within its legal right to reduce or increase the budget of Right. any department, any project. And it is not about the legal remedy to this. It is about the political will. Unfortunately, Haryana government doesn't even have the political will. And unfortunately, there has not been a single representation from any member of parliament or BJP. ये हरियाणा के प्रोजेक्ट है सारे। बीजेपी का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी ने एक बार भी इस बात को उठाया, या हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया जो एयरपोर्ट की मैंने बात करी, महम में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, उसको लेने के लिए वो पहले जब यूपी के अंदर जब अखिलेश जी की सरकार थी तो अखिलेश जी ने कहा कि हम यहाँ पे लाना चाहते हैं जेवर के अंदर। उसके बाद जब इनकी योगी जी की सरकार आई, मैं अब राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा हम इसको लेके आएंगे, हमने मंजूर करा लिया। हमने लड़ाई ये चल रही थी कि दिल्ली का दूसरा एयरपोर्ट कहाँ आएगा, एनसीआर का। बहुत प्रयास किए मैंने, एक मिनिस्टर के पास, एक मंत्रालय के पास फाइल उठा के गया। उसके बाद वो मंजूर हुआ महम के लिए, जो बनना शुरू होना था, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक 2020 तक था। 2020 में बनना शुरू होना था, 22 में ऑपरेशनल होना था, ताकि 22 में जब दिल्ली का ट्रैफिक सैचुरेट हो तो वहां भी आने लगे।
और वो मंजूर हमारे लिए हुआ, वहां चला गया। दुख की बात यह है कि इस बात को मैं जो है हरियाणा सरकार के, हरियाणा मुख्यमंत्री जी के और सभी सांसदों के बार बार नोटिस में मैं भारत सरकार से तो मैं लड़ाई, आपने देखा होगा लोकसभा में कई बार मैंने इस बात को उठाया, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में उठाया कि आप एक भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत में हरियाणा भी है, वहां पे एयरपोर्ट मंजूर है तो वहां पे दूसरा बनवा दीजिए अगर वहां लेके जाना है। मगर हरियाणा से कोई भाजपा के एक भी व्यक्ति ने, एक जनप्रतिनिधि ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? क्या अगली जो पीढ़ियां हैं, हम लोग तो चले जाएंगे मनबीर जी, मगर अगली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स मंजूर कराए थे बड़ी मेहनत के साथ, उनको कौन जवाब देगा? वो तो कोई किस पार्टी में, किसी दल में, कोई किसको श्रेय मिलेगा इस बात को देखते हुए? मैंने उस दिन भी कहा था जब इन्होंने एम्स का जब उद्घाटन हो रहा था, बादशाह का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, और उस दिन आदेश निकाले थे कि भाई सांसद के प्रवेश पे प्रतिबंध है वहां से, तब भी मैंने कहा था कि मेरे को प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, आप करिए कोई बात नहीं, जबकि आपने सारे नागरिक बुलाए थे, मैं बतौर नागरिक ही जा रहा था वहां पे, और उस समय तो मैं लोकसभा का सांसद था वहां से। मगर वो एक बहरहाल वो एक अलग बात थी। हमने कहा कि इसमें श्रेय की बात नहीं है, मगर हरियाणा के लोगों को ये प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, इसकी लड़ाई हरियाणा को लड़नी चाहिए। बड़े मुश्किल से इस तरह के प्रोजेक्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट, छोटे हरियाणा ऐसे छोटे स्टेट में आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स, मगर वो चले जाएंगे और उन पर कोई डिस्कशन भी नहीं होगा। और हरियाणा बेरोजगारी में देश में बिहार झारखंड के बेरोजगारी और अपराध में आगे आता रहेगा, तो कब तक आप ये कहते रहे कि हरियाणा में सब कुछ ठीक है? जवाब तो देना राइट पड़ेगा। सर, थैंक यू सर। थैंक यू मनबीर, आप ठीक है? हरीश मनोज जी। Yeah, Dipender ji, हाँ जी हरी जी। as you know, vaccination rate, overall vaccination rate is below 15%. So how do you see this process of centralized vaccination recently announced by PM? देखिए मैं कहूंगा कि ये शुरू से ही होना चाहिए था अंततः, क्योंकि वैक्सीन लेने के लिए जो अलग अलग प्रदेश अलग अलग जाएं और एक दूसरे को आउटबिड करें, सारे भारत नागरिक है ना, उन्हीं के लिए वैक्सीन हो रही है, तो वो पॉलिसी सही नहीं थी। ये जो अभी जो घोषणा की गई भारत सरकार द्वारा, यही सही थी और ये शुरुआत में होनी चाहिए थी। फर्स्ट वेव के बाद यही एक नीतिगत रूप से इनको अपनानी चाहिए थी। मगर मुझे थोड़ा सा वैक्सीनेशन पे ये जरूर कहना है कि असंवेदनशीलता, जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो सरकार ने जो कोरोना को हैंडल करने में हरियाणा सरकार विफल के साथ साथ असंवेदनशील और अहंकारी रही, उसका एक और प्रमाण जो ये कहा गया कि भाई हम वैक्सीन जो हैं वो हम बड़ी धीमी रफ्तार से लगवाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, ताकि लंबी चले और खबरों में ये ना आए कि वैक्सीन खत्म हो गई। हम 2 लाख लगवा सकते हैं एक दिन में, मगर हम 50,000 लगवाएंगे। हकीकत ये 50,000 भी नहीं लग रही। हकीकत ये हम जानते हैं, आप हर रोज डेली की रिपोर्ट देखिए, डेली बुलेटिन की रिपोर्ट 20,000 से ज्यादा नहीं लगी। तो कहने का मतलब जो ये कहा गया, तो इस दृष्टि के साथ आप चल रहे हैं, आपको तो बचानी चाहिए थी जितनी ज्यादा बचा सकते हो। तो ये जो हरियाणा सरकार की अप्रोच रही वैक्सीनेशन पे भी, वो भी अप्रोच उसी असंवेदनशीलता और एक अहंकारी रवैये को दिखाती। अच्छा, इनको किस बात का डर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं रखी, ये जो हम लोगों को नहीं बुलाया बतौर सांसद, पूरे हर प्रदेश के अंदर सारे मुख्यमंत्रियों ने, मैं देख रहा हूं, चाहे कोई कांग्रेस शासित हो, भाजपा शासित हो, बाकी प्रदेश हो, सारे मुख्यमंत्री सांसद, क्योंकि मैं सभी देश के सांसदों से टच में हूं, सभी सांसदों की भी मीटिंग रखी गई। सारे मुख्यमंत्रियों ने सभी सांसदों से इस दौरान बैठकें करी, उनसे सुझाव लिए, उनसे फीडबैक लिए। हरियाणा ही अकेला प्रदेश क्यों हो जहां, तो किस बात, या इनको अहंकार है या डर है? किस बात का डर है इनको? क्या सच सामने रखेंगे, इस बात का डर है? इस सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई हरियाणा में? ये सवाल उठाए जाएंगे। अगर हरियाणा में ऑल पार्टी मीटिंग, क्या यूपी के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुला के वहां के मुख्यमंत्री ने गलती करी, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गलती करी, क्या केरल के मुख्यमंत्री ने गलती करी, या मध्य प्रदेश की ऑल पार्टी मीटिंग बुला के गलती की गई? वहां के मुख्यमंत्री, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, हरियाणा ही अकेला प्रदेश क्यों? ऑल पार्टी बैठक, ना सांसदों की
बैठक पिछली बार फर्स्ट वेव में बुलाई गई थी, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। पहली वेव में 4 बैठकें बुलाई गई थी। इस वेव के अंदर मैं समझता हूं कहीं ना कहीं या तो अहंकार है या किसी बात सच का सामना करने का डर है सरकार को, या क्या कारण है वो सरकार जाने। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर धीमान। हाँ जी, हाँ जी। एमपी साहब, आपने आज थोड़ा, मुझे लगता है क्योंकि संसद चल नहीं रही थी और संसद की पूरी तैयारी करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, ऐसा लग रहा है मुझे तो। अच्छा जितना टाइम, क्योंकि वहां तो शायद 5-7 मिनट का 10 मिनट का टाइम मिलता है, यहाँ तो अच्छा टाइम मिला आपको पूरी बात कहने का। कुछ चीजें तो आपकी पुरानी थी, क्योंकि लगातार आप उठा रहे हैं और आपने इतनी मंजूरी कराई थी भाग दौड़ करके, और जब उन दिनों तो कहा जाता था कि पूरा हरियाणा में रोहतक में ही ये काम हो रहा है, बाकी और तो कोई काम ही नहीं हो रहा, रोहतक में होता, उसको तो यार आक्षेप लगते थे। पर क्योंकि आपने इतने मंजूर कराए थे वो प्रोजेक्ट्स की, तो क्योंकि डिटेल आ गई है, मनवीर जी ने पूछ लिया। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ये चलो आप हमने पूछ, आप पहले पूछ, आप ही नहीं कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न। कई बार होस्ट को सवाल पूछने का आप प्रश्न पूछ लिया। मेरा सवाल ये है कि जिस सीएमआई का डाटा पे बार बार ये बात उठती है, और आपने हालांकि कह दिया ये बात, मुख्यमंत्री की जो कहने वाला था पहले ही कह दिया आपने, उनका ये कहना है कि सीएमआई का जो संचालक है वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, इसलिए इसका कोई मायने नहीं रखते हैं। वो बार बार इस बात को झुठला देता है कि झूठी इसकी रिपोर्ट है। 29.12 का जो बेरोजगारी दर बताते हैं पिछले 20-25 महीने से हरियाणा टॉप में चल रहा है, और हर बार में कांग्रेस की तरफ से या किसी और की तरफ से ये बात कही भी जाती है। अब अभी आज मुख्यमंत्री ने 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रखे, तो उसमें अपने भाषण में उन्होंने बोलते हुए कहा, यही आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 10 मिनट पहले ही, कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें तो हम हरियाणा में बल्ले बल्ले हो गई है, और 2-3 मुद्दों में ही हम पीछे हैं, बाकी सब में बहुत आगे हैं, और जिनमें पीछे उनमें भी हम आगे चले जाएंगे, हम केरला के आसपास पहुंच जाएंगे, केरला को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस मामले को? दूसरा सवाल में आऊंगा जो आपने हेल्थ के बारे में। मैं मान रहा हूँ नीति आयोग की रिपोर्ट में आगे है हरियाणा, प्रति 1000 व्यक्ति मर्डर रेट में आगे है और बेरोजगारी दर में आगे। नीति आयोग कांग्रेस चला रही है, इसकी जानकारी आपने दी। सीएमआई। अच्छा तो नीति आयोग पे की मान ले, सीएमआई की आप ना माने तो नीति आयोग की, मगर सीएमआई की अब आंकड़ों पे आते हैं। पहले मैं दोनों आपका जवाब देता हूं। ये वही रिपोर्ट है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आज से 6 महीने पहले गुवाहाटी में रैली में कहा कि असम की सरकार का देखो बेरोजगारी दर असम में प्रदेश में सबसे कम प्रदेशों में असम को पहुंचाया है, जबकि पहले बहुत ज्यादा था। तो भाजपा वहां तो मान ली असम में, हरियाणा में वो सीएमआई की रिपोर्ट मानती नहीं, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा। चलिए हम सीएमआई, मगर मैं तो नीति आयोग की बात कर रहा हूँ। नीति आयोग में क्या मुख्यमंत्री जी की बात मानेंगे, आप मेरी बात मानेंगे धीमान साहब, या आप स्वयं जागरूक पत्रकार हैं और इसको पढ़ेंगे? एक सेकंड ये अब आप बताइए, आप मेरी बात मानेंगे, मुख्यमंत्री जी की बात मानेंगे, इसको पढ़ेंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या पढ़ेंगे ना? हाँ, पढ़िए। हाँ, और जिसमें आगे हरियाणा अगर बेरोजगारी और अपराध दर में अगर आगे हो पहले टॉप 3 में, तो आप बता दीजिए किसमें आगे। और मैं धन्यवाद करता हूं, केवल आपने ही नहीं, प्रेस के सभी साथियों ने, ये जैसे ये अपना सारे हर अखबार के अंदर अगले दिन इसका खुलासा हुआ कि हरियाणा शिक्षा, औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि में नीचे खिसका, अपराध दर में, बेरोजगारी में, सारे अखबारों ने, भास्कर का देख रहा हूं, जागरण का देख रहा हूं, सारे अखबारों में खुलासा हुआ। तो आप उन अखबारों की मान लीजिए या नीति आयोग की वेबसाइट की मान लीजिए। मुख्यमंत्री को कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं आपको कह रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मैंने मुख्यमंत्री का कहा, सुने, मैंने मुख्यमंत्री की बात का जो जवाब दिया नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो हम पढ़ते हैं। मैं तो अभी इसी कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री इन बातों को ये कह के काट रहे हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री की बात की। आपका जवाब तो फिर सवाल किससे पूछना चाहिए? मुझसे? आपके मत नहीं, आप मुख्यमंत्री, आप लोग पूछ, आप या सरकार से पूछेंगे कि विपक्ष से पूछेंगे? हम तो रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं आपको, आप भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए।
हाँ हाँ, और होगा अगर साहब, अगर वो इसलिए जब आपने जो सवाल उठाया था, इसलिए हमने, क्योंकि ये कहा कि आपके सवाल से पहले ही आज ही मुख्यमंत्री ने इस बात को काट दिया, इसलिए मैंने आपकी बात को कहा कि वो तो आपकी देखिए, बात वो को मैं कैसे लेते सरकार हैं। सरकार अगर स्वीकार नहीं करना आती, पहले सीएमआई को गलत बता रही थी, अब नीति आयोग को गलत बता रही है, सरकार संज्ञान ही नहीं लेना चाहती। ये वही बात है कि ना ऑक्सीजन की कमी थी हरियाणा में, जो कह रही थी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी की लगातार स्टेटमेंट, हरियाणा में ना ऑक्सीजन की कमी थी, ना दवाई की कमी थी, ना बेडों की कमी थी। दूसरा, तो, अच्छा, और दूसरा, अच्छा धीमान साहब, दूसरा आप कह रहे थे कि भाई बड़े, मैं आराम से ही अपनी बात रखता हूँ, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, और कह रहे थे पार्लियामेंट में कम समय मिलता है, पार्लियामेंट में मैं जितना समय चाहिए होता है उतना समय लेता हूँ, आपके कहने से वहां पे समय का नहीं रहता, वहाँ जो है सीनियोरिटी के हिसाब से समय मिलता है, और वो मैं पूरा समय वहाँ भी अपनी बात तथ्यों के साथ रखता हूँ। और यहाँ भी जो बात थी, क्योंकि पिछले 3 महीने से कोई एक भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कोई प्रेस नोट, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम लोग भी काम में लगे हुए थे, हमारी पूरी टीम, दीपेंद्र, कांग्रेस पार्टी, हर लोगों के, हम लोग अपनी तरफ से अपनी अपनी इंसानी फर्ज निभा रहे थे। तो ये हरियाणा की जो परिस्थिति आज हुई है, उसको उजागर करने की जिम्मेदारी, अकेला विपक्ष का अकेला सांसद हूँ, आप 14 सांसद जो बाकी भाजपा के, उनकी बात अलग अलग आप सुनते हैं, तो मेरे को भी कम से कम विपक्ष की कोई तो आवाज, नहीं, हमें कोई क्या दिक्कत है, आपको लगता है आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। विपक्ष की थोड़ी अब बहुत ये कहा, आवाज कम से कम 14 की तुलना में एक की आवाज आ जाए आप एमपी साहब, मैंने तो आपको कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपने तैयारी करके आया, अगर आप इसको भी अन्यथा लेना चाह रहे हो तो आप अन्यथा लीजिए, कोई नहीं, मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा हूँ धीमान साहब। हाँ, नंबर हाँ, 2, क्योंकि आपने, क्योंकि आज इस पे बोली है बात, जो कही है, कोरोना पे जो लहर चली थी, सरकार फेल रही है, सरकार कुछ रही है, और सरकार ने कुछ नहीं किया है, जबकि सरकार, फिर क्योंकि हम सरकार की बात तो आपसे पूछेंगे, जो सरकार का दावा है, आपकी बात हम सरकार से पूछते हैं, हमारा तो काम यही है कि तीसरा बात हम विश्लेषण करके बड़ी खबरें छापते हैं। सरकार का तो यह दावा है कि जितनी ऑक्सीजन पहले एक भी का प्रबंध नहीं था, इस कोरोना काल में हमने इतने ऑक्सीजन किए, हमने 1 लाख बेडों का इंतजाम कर दिया, हमने सारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, और आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो 6-7 मेडिकल कॉलेज, 13 मेडिकल कॉलेज की बात की कि 6-7 तो चल रहे हैं, 6-7 हमारे मंजूर हो चुके हैं। तीसरा बिंदु था कि सर्वदलीय बैठक जो हुड्डा साहब ने कौन सा, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको ले चलूंगा कि हरियाणा के अंदर जो आपने बताया, जो हरियाणा के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज आज 6 चल रहे हैं सरकारी कॉलेज, मैं 6 में आपको ले जाऊंगा। आप रोहतक में पूछना कब शुरू हुआ रोहतक मेडिकल कॉलेज, आज खानपुर में पूछना कि हुड्डा साहब ने शुरू किया, किसने किया, आप कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में पूछिए, आप नूह में, मेवात में पूछिए, ईएसआई फरीदाबाद में पूछिए, एम्स झज्जर बाड़सा में पूछिए, सारे मेडिकल कॉलेज। और आप कह रहे थे ना, ये जो आपने मुख्यमंत्री का दबाव, आपने ये जो एक बात हल्की सी रोहतक की भी कही थी, मैं कह रहा हूँ ये हरियाणा के हर कोने में ये मेडिकल कॉलेज कौन से सरकार में स्थापित हुए, मैं आपको ले जाऊंगा, एक दिन आप समय निकालिए। और भाजपा के किसी भी, मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा मेडिकल कॉलेज इन्होंने फाउंडेशन रख के और तैयार करके शुरू कराया प्रदेश के अंदर, वहां पे ले जाएं। ठीक है, एक का नाम बता दें, एक का नहीं, इतना तो आप भी जागरूकता रखिए। और नेशनल इंस्टीट्यूट, आप एक बात बताइए, आपने कहा कि भाई ये बाड़सा में, आपने रोहतक की बात करी, पहले तो ये झज्जर और गुड़गांव के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे है, ये जो एम्स बाड़सा है, बाड़सा से नेक्स्ट विलेज गुड़गांव का विलेज है, बाड़सा से रोहतक शहर का डिस्टेंस मेरे को लगता है कि वो 45-50 किलोमीटर होगा, और बाड़सा एम्स बाड़सा से गुड़गांव का डिस्टेंस 15-20 किलोमीटर होगा। झज्जर दूर है, रोहतक दूर है, गुड़गांव नजदीक है। ये ऐसा बांटने का काम मत करें आप। नेशनल इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मरीज वहां से बचे हैं, तो दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा के अंदर एक नेशनल इंस्टीट्यूट आया। लड़ाई तो तब ये हो रही थी एम्स बाड़सा की, अंबुमनी रामोदास इसको चेन्नई में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि ये इतना बड़ा परिसर, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर, और सारी कैबिनेट से किस किस के आगे हाथ जोड़े क्या क्या बताएं आपको कि भाई ये वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ हरियाणा में आना चाहिए। और जब हरियाणा में आए तो आप कह रहे हैं कि आप पूरी बात सुनते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने आपको क्या कहा, ये भी कॉम्प्लीमेंट में बताया था
मैंने ये कहा था कि उस वक्त ये आक्षेप लगाया जाता था कि सारा काम रोहतक में हो रहा है, जबकि आपने कहां कहां जाके इसका मंजूर कराया। आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आधी बात सुन के पूरी रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि आपने क्या कहां कहां जाके धक्के खा के इसको मंजूर आप कराया। भाई तो अच्छा, आपको भी मैं हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। हाँ। आपके प्रश्न तो ऐसे इसलिए होते हैं, तीसरा वो आपके प्रश्न ऐसे होते हैं कि भाई उसमें से कि आधी उस बात सुन के मैं पूरा जवाब दे सकता हूँ। पूरा, हाँ, पूरे पूरे नहीं सुना। अच्छा, तीसरा आपके तीसरा आपके बिंदु था, हाँ। तीसरा बिंदु था कि क्योंकि सर्वदलीय बैठक पे बहुत सारे फोकस आपने भी किया, हमने बीच में कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। सर्वदलीय बैठक पे फिर चिट्ठी भी जो एलओपी की थी, उसे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जो पहले ही प्रेजुडिस है हमारे प्रति, हमें पता है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में क्या कहना है, हमारी आलोचना करनी है, पत्र में भी आलोचना थी, इसलिए हमने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या इसीलिए क्या विधानसभाएं भी नहीं बुलाई जाएंगी? क्या लोकसभा राज्यसभा भी नहीं बुलाई जाएगी? संसद विधानसभा ताले लगाए जाएंगे? तो आलोचना, सच्चाई रखना विपक्ष का काम है। सरकार की सटीक आलोचना, अगर कहीं सरकार की कमी दिखाई दे रही है तो विपक्ष का काम ही है। और राजनीतिक तीखा टिप्पणी करना भी, हालांकि इस दौरान हमने कुछ नहीं कही आपके सामने, और हमारा ये मानना है देश हित सर्वोपरि है। समय आते हैं कई मुद्दे होते हैं। आपने देखा 370 धारा 370 की बात आई पूरे देश में। हरियाणा ही एक ऐसी विधानसभा है जो सर्वसम्मति से उसका स्वागत किया गया, और मैंने भी खुल के 370 के हटाने के पक्ष में बयान दिया। ये जो पूरा प्रकरण हुआ था, इसमें भी अगर आप पता कराएं, ये जो प्रकरण गलत शब्द है, मगर ये जो दूसरी लहर पूरी आई थी, इसके दौरान आप पता कराएं, हाँ, एक क्षण के लिए भी ये याद नहीं रहा कि कौन भाजपा में कौन कांग्रेस में। एक दूसरे की मदद जितनी हो सकती थी मैंने और जो हमने पूरी एक टीम के माध्यम से जो है बहुत बड़ा एक जो है अपना, मैं समझता हूं कि अपनी तरफ से प्रयास किया। तो मगर उसके साथ साथ सच्चाई तो रखना जरूरी। दीपेंद्र जी, और लोगों के क्वेश्चन भी ले लो। जी। लो जी लो। ये आखिरी क्वेश्चन है इनका, उसके बाद फिर अगले। आप और भी लो जी सर। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से ऑन दिस, या कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो, अंकित बात कर रहा हूँ दीपेंद्र जी। हाँ जी, एक अंकित जी, एक जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, दूसरे लोग अभी क्यू में, इसके बाद आपका नंबर। आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके सर। दीपेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी सर, मैं आपसे जानना आप कैसे- चाहूंगी, आप जैसे कैसे- जतिन प्रसाद जी ने। जी सर। आप ठीक है? हाँ जी, मैं एकदम ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं आप? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जतिन प्रसाद जी ने कल ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, और उसके बाद से ही जितने भी कांग्रेस लीडर हैं वो अलग अलग बयान जो है इस पर दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा लॉस है ये पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का? देखिए, मैं जहाँ तक पार्टी के विषय की बात है, क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्वयं सदस्य हूँ। जो कांग्रेस कार्य समिति है वो प्लेटफॉर्म ऐसा है, कहते हैं कांग्रेस का शीर्ष पे प्लेटफॉर्म है हमारी पार्टी का। तो कोई भी जो मेरी कोई बात होगी मैं उसी पे इस विषय में रखूंगा। ठीक है, कोई और प्रश्न आपका? कैन वी मूव ऑन? अंकित या एक और क्वेश्चन है सर। आपने जैसे कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो महम में लेकर आना चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है शुरू से ही हिसार में एक एयरपोर्ट जो है शुरू कर चुकी है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर देता हूँ। जब महम वाला एयरपोर्ट का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी तो हरियाणा में 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को भी मंजूरी मिली थी। 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जी, हिसार, करनाल और नांगल चौधरी, दीपेंद्र जी, महेंद्रगढ़ में। तो 3 ये भी हमारे टाइम की मंजूरी है, हिसार की भी, करनाल की भी, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 जो हमारी हवाई पट्टियां थी और जो ट्रेनिंग वाली जो फैसिलिटीज थी, वहाँ 3 जगह भी एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनना था। हिसार वाली हमारे समय ही मंजूरी हुई थी। हाँ, उसके बाद अभी जो मौजूदा प्रस्ताव सरकार ने, जो आपने कहा ना बीजेपी ने कहा कि हिसार वाले को बढ़ा के हम इंटरनेशनल करें, हम स्वागत करते हैं, मगर वहाँ पे अभी हकीकत क्या, आप जाके 7 साल के बाद चेक कराएंगे। थैंक यू सो मच सर। दीपेंद्र जी, अंकित जी आप बताएं। अंकित जी। जी। हाँ जी। या
जी भाई साहब, मेरे दो क्वेश्चन थे। मेरा एक प्रश्न तो यही है कि लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन में लगातार जो सरकार के मंत्री हैं वो यही बात कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने जितनी फसलें खरीदी हैं, वो चाहे गेहूं की फसल हो, बाजरा हो, सूरजमुखी हो, मूंग दाल हो, वो सारी फसलें हरियाणा ने खरीदी हैं, राजस्थान पंजाब ने नहीं खरीदी। उसके बावजूद भी किसान जो नेता हैं वो हरियाणा को ब्लेम करते हैं। और कांग्रेस है, वो जो कांग्रेसी प्रदेश है, पंजाब और राजस्थान है, वो कोई भी फसल नहीं खरीद रहे, उसके बावजूद भी वहां आंदोलन नहीं है, हरियाणा में आंदोलन है। क्या कहेंगे? ये तो गलत है कि पंजाब का किसान इस आंदोलन में नहीं है। इस बात को तो कोई मानेगा नहीं। पंजाब का किसान पूछता इस आंदोलन में है। इस पे तो हम अच्छे तरह सारी बात चर्चा हो चुकी है कि भाई इस आंदोलन के किन विषय पे आंदोलन है। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन, उनकी वापसी को लेकर आंदोलन है, और पंजाब का किसान पूरी तरह इस आंदोलन में है। यूपी का किसान इस आंदोलन में है, राजस्थान का भी किसान बड़ी संख्या में इस आंदोलन में है। तो केवल ये कहना कि भाई वहाँ नहीं है, यहाँ है, हाँ, मगर यहाँ की सरकार का बड़ा अहंकारी रवैया है। ये हरियाणा अकेली एक अकेला प्रदेश है जहाँ किसान ने जो मांग करी, उस मांग के जवाब में किसान को लाठी मिली, किसान का तिरस्कार हुआ, किसान पे जो तंत्र है वो हमलावर हो गया। प्रजातंत्र में प्रजा पहले है, तंत्र बाद में है, मगर यहाँ जो है हरियाणा के अंदर तंत्र को पहले रख दिया गया। किसान तो दिल्ली में चले थे रामलीला ग्राउंड में धरना देने, मगर अंबाला आते ही किसान पे लाठीचार्ज और जो है अपना वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से तंत्र ने हमला कर दिया। और उसके बाद से लेकर अभी पीछे पंचकुला और टोहाना की घटना तक लगातार जो किसान को जो झेलना पड़ रहा है हरियाणा सरकार का रवैया, वो देश में कहीं नहीं है। इसीलिए किसानों के निशाने पे जो है अगर प्रदेश सरकार को ही है, क्योंकि ये आंदोलन में मांग तो केंद्र सरकार से है, तभी केंद्र सरकार से मांग हो रही। होना तो ये चाहिए था कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से किसान की पैरवी करती, मगर हरियाणा सरकार को पैरवी, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, सबसे ज्यादा नुकसान इसका हरियाणा पंजाब के किसान को है, जहां प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा 3 कृषि कानूनों को। तो पंजाब सरकार की तरह हरियाणा सरकार को भी पैरवी किसान की करनी चाहिए थी, मगर हरियाणा सरकार ने पैरवी करने के बजाय किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, और इसीलिए किसान के दिल में टीस हरियाणा सरकार के प्रति। मेरा प्रश्न ये था भाई साहब कि पंजाब सरकार जो है वो सूरजमुखी, मूंग दाल, ये जो और फसलें हैं, बाजरा है, उनकी खरीद नहीं कर रही है। पंजाब भी नहीं कर रही, राजस्थान भी नहीं कर रही, हरियाणा कर रही है। वो मंत्री ये कहते हैं कि उसके बावजूद भी हरियाणा की सरकार का विरोध करते हैं किसान, पंजाब की सरकार का या राजस्थान की सरकार का विरोध नहीं करते। ये कहना है। देखिए, मैंने आपको बता दिया जो उत्तर था। ये आंदोलन केंद्र सरकार से एमएसपी की नीति को लेकर है। केंद्र सरकार की एमएसपी की नीति मजबूत हो, फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए व्यापक रूप से, और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, वो केंद्र सरकार से मांग है। और प्रदेश सरकार का जो हरियाणा सरकार का किसान विरोधी चेहरा और रवैया है, जो देश में रिकॉर्ड बन गया, केवल बेरोजगारी नहीं, मैं हरियाणा और अपराध में आगे देश में नंबर 1 भी नहीं है, किसान विरोध में भी देश में नंबर 1 पे सरकार है। और इसीलिए किसान के विरोध में जो सरकार नंबर 1 पे होगी, किसान भी उस सरकार के प्रति रोष व्यक्त करेगा। मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल के अंदर दीपेंद्र हुड्डा टीम ने जो काम किया, लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया, सरकार ने भी लगातार काम किया, सरकार ने कहा कि इतने बेड उपलब्ध करवा दिए, ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दी, आप लोगों को कहां दिक्कतें आई? क्योंकि आप लोगों की ओर से कहा गया कि सरकार ने हमारे कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा तक दर्ज किया। देखिए, सरकार सभी ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी का फर्ज था, सभी ने अपने अपने तरीके से पूरी तरीके से जो कोशिश करी, इंसानी फर्ज अपना निभाया, और हमारी टीम ने भी निभाया। मगर जो है, मैंने जैसे कहा कि सरकार ना सिर्फ जो तैयारी करने में विफल रही, उसको सरकार को एक ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ स्वीकार करना चाहिए था, यथास्थिति को स्वीकार करना चाहिए था। और यथास्थिति को स्वीकार करने के बाद जो है सरकार को अपना जो है कुछ ना कुछ जो कर सकती थी उसको एड्रेस करने के लिए करना चाहिए था। 1 सेकंड अंकित होल्ड रखिएगा, दूसरा फोन बंद कर दो बारी बारी से। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि मैं मानता हूं कि
कम से कम यथास्थिति को स्वीकार करना चाहिए था। हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार निकली जिन्होंने मैंने जैसे कहा, चाहे मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एक और आपको बताऊं, जानकारी में लाऊं, हरियाणा के अंदर पीजीआई रोहतक के अंदर दाखिला बंद हो गया कि और पेशेंट्स को दाखिला नहीं करेंगे कई दिनों तक। ईएसआई फरीदाबाद के अंदर दाखिला बंद हो गया, कई दिनों तक नोटिस लग गए। कैसे नकार सकते हो आप? नोटिस क्यों लगे? उसी टाइम तो जरूरत थी। नोटिस इसलिए लगे, आप पता करें इन सारे अस्पतालों में, सारे सरकारी अस्पतालों के जो नोटिस लगे कि और मरीजों को दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी पीछे सप्लाई, तो नोटिस लग गए। सरकार को स्वीकार करके दिल्ली में हमारी विपक्षी पार्टी है, मगर जो विपक्षी पार्टी दिल्ली में है, सरकार में हम विरोध में हैं, हम दिल्ली में विपक्ष में हम हैं, हमारी विपक्षी पार्टी कहूंगा, हम विपक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी है जो हमारी कांग्रेस की विरोधी दल है, मगर कम वहां पे दिल्ली की सरकार बारी बारी केंद्र सरकार को कहती तो थी दिल्ली टोटल फेल, दिल्ली की सरकार भी फेल रही है। तो मैंने उनको कोई वो नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छा काम किया, मगर वो भी विफल रही है। मगर वो कम से कम कहते तो थे कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन कमी, ऑक्सीजन और भिजवाओ। हरियाणा वाले तो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं, और अस्पतालों में नोटिस लग गए कि और दाखिला नहीं। गांव के लोगों ने अस्पतालों में आना बंद ही कर दिया। ये हरियाणा की परिस्थिति बनी है। कितनी जाने गई हैं, और ये जो जाने गई हैं, इसको लेकर भी मांग करी है हमने कि भाई श्वेत पत्र जारी हो, इन महीनों में कितनी जान गई हैं जो कोरोना से, जिनकी उनको आर्थिक मदद की जाए। हुड्डा साहब ने मांग करी थी कि ऐसे परिवारों को 5 लाख तक की आर्थिक मदद की जाए। और जो अनाथ हुए हैं बच्चे या बेसहारा हुए हैं, उसमें पूरे देश में चौथे नंबर पे हरियाणा है। कल दैनिक भास्कर की आप रिपोर्ट देखिए, वो जो अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चौथे नंबर पे जो बच्चे जो बेसहारा हुए हैं उसमें हरियाणा। छोटा सा प्रदेश, हमारी जनसंख्या इतनी नहीं है चौथे नंबर वाली, मगर चौथे नंबर पे हरियाणा अनाथ बच्चों में। ठीक है भाई साहब, तो उनकी मदद में सरकार जब तक स्वीकारेगी नहीं तो उनकी मदद कैसे करेगी? थैंक यू। हाँ जी, जितेंद्र चौधरी जी। जी दीपेंद्र जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हाँ जितेंद्र सर, आमतौर पर हम देख रहे हैं किसानों का मुद्दा हो, तमाम और मुद्दे हो, राजनीति होती रहती है, लेकिन बाबा राम रहीम का एक मुद्दा है जिस पर जरूरी है कि विपक्ष भी कोई व्यक्त करे। हम देख रहे हैं कि मैदानता के अंदर उसको 4 दिन तक वहां पर रखा गया है। किस तरीके की फैसिलिटीज है, हनीप्रीत वहां आकर के मिल रही है। ये वोट बैंक के लिए सरकार करी है, या फिर आपको लगता है कि आम प्रक्रिया है सरकार की और जिस पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है? देखिए, मेरे को इसकी क्या डिटेल्स है उसकी जानकारी नहीं है, मगर सभी नागरिक देश के बराबर होने चाहिए। जो सभी के जो मानव अधिकार हैं उनके अनुसार जितनी सुविधा किसी को भी मिलती है उस सुविधा से कोई वंचित भी नहीं रहना चाहिए, मगर उससे अधिक कोई सुविधा किसी को, कोई खास अपराधी है ये मान के भी कोई उससे अधिक सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा इस पे एक लाइन में उत्तर। इसके अलावा अगर इसका जवाब आ गया हो तो आप छोड़ सकते हैं। नीति आयोग के जो आपने आंकड़े बताए उस पर मुख्यमंत्री से हमने सवाल पूछा है, अभी एक उद्घाटन वो कर रहे थे, उसके बाद उनका यही कहना था कि जो नीति आयोग में जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं या फिर जो आपने जो आंकड़े रखे हैं वो तमाम चीजें नीति आयोग ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि उसका स्थान कौन सा है, कितने नीचे पायदान पे है। ये आप देखिए जितेंद्र, ये आप नीति आयोग ने और कहा क्या है, कौन से पायदान पे? 14वें पायदान पे सारे टोटल मानकों को एवरेज करके, और जैसे मैंने आपको बताया कौन से स्थान पे, मैं बता देता हूं आपको। नीति आयोग ने हरियाणा की रैंकिंग जारी करी है, टोटल 14 में, गरीबी वाले मामले में 12वें नंबर पे, स्वास्थ्य के मामले में 13वें नंबर पे, वाटर एंड सैनिटेशन में 23वें नंबर पे, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास दर में 15वें नंबर पे, जो अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई बात है, गरीब अमीर के अंतर में 14वें नंबर पे, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में 14वें नंबर पे। तो ये नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, नीति आयोग ने यही प्रकाशित किए हैं कौन से पायदान पे है। मुख्यमंत्री जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो अपना अभी वो धीमान कह रहे थे कि भाई ये आप लोग देखें, नीति आयोग की ये रिपोर्ट अवेलेबल है, आप कहें तो आपका भिजवा दें, तो ऑनलाइन अवेलेबल है। हमने जो कहा है वो, और उनको जवाब देना, जवाब जो है उनसे, उनकी जवाबदेही बनती है, मगर उनसे जवाब
तो लेना मैं समझता हूं कि आप लोग भी और विपक्ष के तौर पे हम भी उनसे प्रश्न रखेंगे। आवाज अनम्यूट कर भाई। हाँ ठीक है जितेंद्र, थैंक यू। ठीक है, सुनील कादियान जी। सुनील कादियान जी, आपका म्यूट हो रखा है, अनम्यूट कीजिए पहले तो। हुड्डा साहब नमस्कार, मैं सुनील कादियान, जनमत हरियाणा से। हाँ नमस्ते सुनील, बोलिए। हुड्डा साहब मेरा सवाल ये है कि टीम दीपेंद्र कोरोना काल में, जो कोरोना की जो दूसरी वेव है उसमें काफी सक्रिय थी टीम दीपेंद्र, और अभी भी सक्रिय नजर आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीम दीपेंद्र जो है वो क्या है, वो क्या एक इकाई है कांग्रेस की, या आप उसके लीडर हो? देखिए ये जो टीम दीपेंद्र है ये 2012 में कुछ हमारे बहुत से जो दोस्त हैं और जो समर्थक हैं, एक हमारे मेरी दोस्त है विशेष सिंह जी, उन्होंने उस समय एक गैर राजनीतिक जो है एक कुछ दोस्तों का एक ये ग्रुप बनाया था जो नॉन पॉलिटिकल चीजों में, जैसे प्लांटेशन, उस समय ट्री प्लांटेशन और ये वो पौधारोपण वगैरह में हेल्थ कैंप्स आयोजित करने में मेरी सहायता कर रहे थे। जब कोरोना का पहली वेव आई तो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी मदद करने के लिए टीम दीपेंद्र ने थोड़ा व्यापक एक रूप लिया और हरियाणा के हर कोने से लोग उसमें जुड़े। और हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, जैसे आपने राजनीति कही ना, इसमें दिल्ली और राजस्थान के आप हेल्पलाइन देखेंगे, हेल्पलाइन में दिल्ली और राजस्थान से बहुत लोग हैं, क्योंकि वो इंसानी फर्ज था। कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली और राजस्थान में कोई राजनीतिक तौर से कोई जो है आपको पता है कि राजनीतिक जो कर्म भूमि है वो तो मेरी हरियाणा ही है। तो मगर लोग देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं और जुड़ते गए। दूसरी वेव में हमने हेल्पलाइन जारी करी तो उसमें हेल्पलाइन के माध्यम से बहुत लोग इसमें सहायक साबित हुए और तेजी से इसकी जो हमारे मेंबर्स थे टीम दीपेंद्र की, उसमें इजाफा हुआ, जिसमें देश विदेश से लोग जुड़े, केवल हरियाणा ही नहीं, केवल दिल्ली या राजस्थान या चंडीगढ़ या वेस्टर्न यूपी नहीं, पूरे जो है देश विदेश से लोग इसके अंदर, साथ लगते इलाकों के साथ लोग उसमें जुड़े जो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। इसके माध्यम से हमने कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करी हैं। हमने 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हरियाणा की हर CHC के अंदर टीम दीपेंद्र के माध्यम से, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, आवश्यकता अनुसार जो वहाँ के जिला चिकित्सा अधिकारी CMO ने जितना हमें बताई उतने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने पहुंचाए, ताकि ग्रामीण अंचल के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और ये हमने नहीं रखे ऑक्सीजन, हमने सरकार को ही दे दिए और वहाँ CHC में ही दे दिए जितनी ग्रामीण अंचल की CHC थी, ताकि लोगों को उसकी सहायता हो। लगभग जो हमारी हेल्पलाइन थी, उन हेल्पलाइन पे जो इस पूरे पीरियड के अंदर लगभग जो है 20,000 से ज़्यादा कॉल्स हमने अटेंड करी और मदद करने की कोशिश करी, जिसमें से 7,000 से ज़्यादा पेशेंट्स की हमने कोई किसी की प्लाज्मा, किसी को ऑक्सीजन दिला के, किसी को बेड दिला के ठोस मदद करी। वैसे 20,000 जितनी भी, और जिसमें से लगभग जो है 400 करीब क्रिटिकल पेशेंट्स जो थे, उनकी भी जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में सहायता कर पाए पूरे देश में। तो इस बात की हमें संतुष्टि है कि हम लगे थे, अपना इंसानी फर्ज निभा रहे थे और हर रूप में निभा रहे थे। मैं उदाहरण दूं कि भाई ये टीम दीपेंद्र के माध्यम से भी निभा रहे थे, तो जो कहते हैं जो जिस मैं कॉलेज में मैं पढ़ता था उस कॉलेज की भी टीम बनी हुई थी, तो उसके माध्यम से भी हम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही थी। तो ये सब जो है, ये सारी जो एफर्ट्स थे वो एक दूसरे के पूरक मैं मानूंगा इन सारे प्रयासों को। तो इस प्रकार का हमारा एफर्ट था। कोई और साथी कोई सवाल पूछना चाहें? कोई और साथी कुछ पूछना चाहें? आई थिंक हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ अभिषेक तक्षक। आप पूछे अभिषेक। सर मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपने देखा कल राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की है, तो अब आपको क्या लगता है कि आंदोलन जिस तरह पंजाब और हरियाणा में
ज्यादा था, अब क्या पूरे देश की ओर रुख कर रहा है? इस जो मीटिंग को इस आंदोलन से जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, जो है अब जो मुलाकात है, किन लोगों से मुलाकात है, उसमें क्या उसका निष्कर्ष निकला वो तो जानकारी वही लोग दे सकते हैं। मगर जो मैंने आज अखबार में पढ़ा है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। तो देश के जो राजनीतिक दल हैं तमाम पहले भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे चुके हैं, और देश का एक बहुत बड़ा जो विपक्ष का विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा नंबर है जो किसानों के साथ खड़ा है पूरी तरीके से इस आंदोलन में। तो उसी दृष्टि से ये मैं इस मुलाकात को देखता हूँ। ठीक है, थैंक यू। कोई और साथी? आई थिंक वी कैन क्लोज इट नाउ। या धन्यवाद सबका, आपने इतना समय निकाला, और कई दिनों बाद आज आप लोग के दर्शन हुए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू भाई, सभी साथियों का धन्यवाद।